नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताएं में आपका स्वागत है। हम रोजाना एक ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, यानी जनता से होता है। आज का हमारा मुद्दा है लोन से परेशान कैसे बचेगी जान। देश में कर्ज के मामले, सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड के जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इनमें कर्ज की वजह से सुसाइड के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी आई है। आपने आसपास अक्सर देखा होगा कि कई लोग अलग अलग कारणों से इतना कर्ज ले लेते हैं, फिर उसे चुका पाना भारी पड़ जाता है और उनका जिंदगी का बड़ा हिस्सा कर्ज और उसका सूद चुकाने में ही चला जाता है। कई लोग कर्ज जैसे तैसे चुका भी लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ कई बार परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं होती कि कुछ लोग उसे चुका पाए। ऐसे में कई लोग आत्मघाती कदम जैसे आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कर्ज ना चुका पाने पर एक पूरे परिवार ने खुदकुशी करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां पर कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी ने आर्थिक तंगी और बैंक का लोन ना चुका पाने के कारण पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। ऐसे कई मामले हैं। प्रवीण मित्तल हैं, सौरभ बब्बर है, ललित मोहन है। गिनती इन चार नामों तक खत्म नहीं होती। इन लोगों के नाम और शहर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या का कारण सिर्फ एक है, और वो है कर्ज के बोझ से दबे होना। कोई बैंक के कर्ज से दबा है तो कोई साहूकार के कर्ज से। देश में ना जाने ऐसे कितने प्रवीण हैं, सौरभ हैं और ललित होंगे, जो अलग अलग तरह के लोन से दबे हुए हैं, लेकिन कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना आत्महत्या का उपाय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई शख्स कर्ज के जाल में फंस क्यों जाता है। दरअसल लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बैंक, एनबीएफसी, साहूकार आदि से कर्ज लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसे चुकाने में उन्हें बहुत मुश्किल आती है। जैसे बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन बिजनेस फेल हो गया। किसी दूसरे काम के लिए लोन लिया, लेकिन कमाई उतनी नहीं हुई कि लोन की ईएमआई भर सकें। ऐसे में वो शख्स उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और वो उससे ज्यादा बड़ी रकम का ले लेते हैं। बाद में फिर उसे भी चुकाने के लिए और ज्यादा परेशानी होती है, यानी कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज लेते हैं। ऐसे में वो शख्स एक के बाद एक लोन लेता जाता है और अंत में कर्ज के जाल में फंस जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब आत्महत्या ही आखिरी उपाय नजर आती है। पहले आप समझ लीजिए, कोई भी जेन्युइन जो अथॉरिटी है जो आपको लोन दे सकती है, वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड और लिस्टेड होगी। जी हां, आरबीआई की गाइडलाइन जो 2022 से 23 के बीच में आई थी, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी जो आपको लोन दे रही है, पहली बात हमारे यहां लिस्टेड होगी। दूसरा, उसको कोई भी आपकी कोई भी डेटा जो है, चाहे वो फोन गैलरी है, कॉल लॉग्स है, बिना आपकी रजामंदी यानी बिना आपकी कंसेंट के वो नहीं ले सकते हैं। तीसरा, एक बात आप समझ लीजिए, कभी भी ऐसा कोई स्कैम होता है तो हमारा लॉ भी इसमें बहुत क्लियर है। फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट में सेक्शन 66E है जो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की बात करता है, यानी कि बिना आपके कंसेंट के, बिना आपकी रजामंदी के आपका डेटा लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा रहा है, तो ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आता है और उसको हैम्पर कर रहा है। मान लीजिए आपके साथ ये स्कैम अगर हो गया है तो क्या करना है। आंसर जो है इसका बहुत सरल सा है। पहली बात, आप आरबीआई के पोर्टल पे जाएं, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, cybercrime.gov.in, वहां जाकर भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन तभी मायने रखेगी जब आप सतर्क रहेंगे। अगर आपको पता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें कुछ खटक आ रही है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो झिझकिए नहीं, सामने आइए और रिपोर्ट करिए। पहले आप समझ लीजिए, कोई भी जेन्युइन जो अथॉरिटी है जो आपको लोन दे सकती है, वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड और लिस्टेड होगी। जी हां, आरबीआई की गाइडलाइन जो 2022 से 23 के बीच में आई थी, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी जो आपको लोन दे रही है, पहली बात हमारे यहाँ लिस्टेड। मैंने एक प्राइवेट बैंक है, एवियम प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस, उस बैंक से मैंने 2 लाख का लोन लिया था, हाउस लोन लिया था। इसमें मेरी प्रॉपर्टी के कागज भी रखे हैं। उसमें उन्होंने मुझे काट कर 1,72,000 रुपये मुझे काट के दिया। उसके अलावा मेरे लोन चलते हुए 15 महीने हो गए हैं, 3 साल का था।
इसमें क्या है कि मेरे अकाउंट से किस्त कट भी जाती है और मेरे सिविल में इसका बड़ा डिफेक्ट पड़ रहा है। सिविल में मेरे ओवरड्यू शो कर रहा है और ये दर्शा रहे हैं सिविल को कि मैं इनको लेट पेमेंट दे रहा हूँ। जबकि मेरे सिविल में भी 10 दिन कहीं 15 दिन हर किस्तें लेट जा रही हैं, जबकि मेरे अकाउंट से टाइम टू टाइम किस्तें कट रही हैं। उसके अलावा भी ये लेट दे रहे हैं। उसके अलावा कभी मैंने उनसे एक बार कहा कि मेरा भैया सिविल सही कराइएगा, नहीं तो हम किस्तें नहीं देंगे आपको। जब किस्तें आप लेट ही दिखा रहे हो तो हम क्यों आपको किस्तें दें? तो उसके बाद बैंक वाले हमारे घर पे भी आकर कई बार बवाल भी किया है, बदतमीजी भी करने की कोशिश की है। मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक लोन ऐप का देखी, उस पर मेरे को 50,000 रुपये का लोन शो हो रहा था। लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्होंने मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरी इमेजेस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिकॉर्डिंग्स, सब डाटा का एक्सेस मांगा। वो डाटा एक्सेस होने के बाद वो डाटा एक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 7,000 रुपये का लोन दिया। 7,000 रुपये लोन देने के बाद उन्होंने मेरे को हरासमेंट करना चालू कर दिया। मेरे साथ मिसबिहेव करना चालू कर दिया। उन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड रखने लगे। मैंने 7,000 का 15 गुना अपनी इज्जत और अपने डर के वजह से 1 लाख रुपए भर भी दिया। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को हरासमेंट, मेरी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करने लगे। मेरी फ़ोटोज़ के ऊपर गंदी गंदी वीडियोस एडिट करके डालने लगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ किया। और लोन से परेशान कैसे बचेगी जान, ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम या आप कभी ना कभी लोन लेते हैं। लेकिन क्या लोन हम जिन फॉर्म से लेते हैं क्या वो वाकई आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है? अगर आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड हैं तो क्या नियमों का पालन होता है? जो रिकवरी एजेंट आते हैं क्या रिकवरी एजेंटों के लिए नॉर्म्स हैं? क्या रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि कई बार इस तरह की शिकायतें मिली हैं। ये पूरा मामला सिविल मामला होता है तो फिर इसमें आपराधिक धमकी क्यों दी जाती है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब ढूंढना चाहेंगे। ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, आपके सरोकार से जुड़ा है, इसलिए पूरी डिबेट को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे साथ पीड़ित भी हैं। पीड़ितों की आप बीती सुनिएगा और एक्सपर्ट्स के सुझाव सुनिएगा। हमारे साथ एके सिंह जी हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली, अश्वनी राणा जी संस्थापक हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग, रेखा सिंह वकील, विष्णुप्रिया सामाजिक कार्यकर्ता, रवि रंजन वर्मा पीड़ित और प्रमोद रस्तोगी शोभित के रिश्तेदार हैं। रवि रंजन वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विष्णुप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णुप्रिया जी, अगर ये लोन का पूरा खेल देखें तो ये मामला सिविल होता है, ये मामला क्रिमिनल का नहीं है कि अगर आपने किसी से 2 लाख रुपए किसी बैंक से लोन ले लिया तो उसमें क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती है, वो सिविल मैटर होता है। और सिविल मैटर में किसी भी एजेंट को ये हक नहीं कि वो किसी के घर जाके उसे धमकाए, डराए या फिर गालियां दे। पहली एक प्रतिक्रिया, ये जो लोन के खेल चल रहे हैं इन पर आपसे लेना चाहूंगा। देखिए सर, ये तो अभी चलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ऐसी चीजें हम रोज ही सुन रहे हैं, अपने आस पड़ोस में भी सुन रहे हैं। और कितने लोग कंप्लेन करने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि ऐसे लोग, इनका ना गिरोह होता है। कितने तो फर्जी लोन एप्स इतने ज्यादा चल रहे हैं जिसमें अगर आप एक बार आपने लॉग इन कर दिया तो आप भले ही पैसे लो चाहे ना लो, वो अपने आप आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और उसके बाद आपको उसके डबल वापस करने पड़ते हैं। एंड ये जो अभी आपने क्लिपिंग चलाई उसमें फोटो मॉर्फिंग की बात हुई थी, तो सबसे ज्यादा लोग इस चीज से परेशान है क्योंकि आप कुछ सेटिंग्स में जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो तो आप ऑन कर देते हो, राइट? क्योंकि हम इतनी जल्दी पढ़ते नहीं क्योंकि इतना सारा लिखा होता है, तो लोगों को वहां पे सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिर वो आपका पूरा फोन एक्सेस कर लेते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स एक बार उनके पास चले गए तो वही फोटो मॉर्फ करके उनको भेजने की जो धमकी होती है। इज्जत देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान की बात करें चाहे आप बड़े से बड़े शख्सियत की बात करें, सबको इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चक्कर में इसी चीज का फायदा उठा के ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त कर देती है इंसान को, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। हम देख सकते हैं इसके पीछे। तो लोगों को बेसिक चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने अभी भी क्वेश्चन में अपने जो शुरुआत करी कि ये सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है, तो जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो लोग गलत हैं।
अगर इंसान को आप इतना ज्यादा डरा ही दोगे तो वो आपके अगर पैसे बकायदा अगर आपसे लिए भी हैं तो वो वापस कैसे करेगा। और जब हमारे पास एक जरिया है कोर्ट, तो फिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप ब्लैकमेलिंग पे उतर, मतलब आप क्रिमिनल हैं। विष्णु प्रिया जी, ये दुर्भाग्य है कि ये सारी जो लोन की किश्त है ना, ये मिडिल क्लास वालों को चुकानी पड़ती है या फिर लोअर मिडिल क्लास वालों को चुकानी पड़ती है। नहीं चुका पाते हैं तो जान दे देते हैं, वरना कोई अमीर शख्स जो है ना, वो पेज 3 पार्टी भी करता था, वो अपनी बियर की कंपनी भी चलाता था और देश का 9,000 करोड़ रुपए लेके सीना चौड़ा करके चला भी गया और कुछ नहीं होता। 10,000 लोगों के लिए, लोगों को सुसाइड करने की नौबत आ जाती है सर। कहते हैं ना, कमजोर को और ज्यादा दबाया जाता है, तो ये वही लूपहोल है सर। ये वही लूपहोल है। हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं, उनके पास चलूंगा। अश्वनी राणा जी भी हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग। अश्वनी राणा जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। एक जानकारी मेरे साथ आप साझा करिएगा ताकि वो दर्शकों तक पहुंचे। ये जो पूरा मामला है जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था कि ये सिविल मामला है और इसमें किसी भी तरह की क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती, यानी किसी भी तरह की गाली गलौज, किसी भी तरह की धमकी सुबह 7 से लेकर शाम 7 के बीच में ही अगर किसी को रिकवरी के लिए आना है तो आ सकता है, लेकिन उसके पास भी प्रॉपर बैच होना चाहिए। लेकिन लोन के खेल में कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को या रिकवरी एजेंट्स को दे दिया जाता है लोन अपना वसूलने के लिए, जो अक्सर इन सीमाओं को पार कर जाते हैं। देखिए क्या है कि अभी ये जो आप जिस लोन की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे को जानकारी नहीं कि किसी बैंक से लोन था, किसी एनबीएफसी से था या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से था। क्या है कि बैंकों में ऐसे सीन कभी आते नहीं है, रिकवरी के वो एक अलग तरीके रहते हैं और वो ना किसी को धमकाते हैं। वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम है, आप अगर लोन नहीं दे रहे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के धमकाने का या इस प्रकार से रिकवरी करने का सिस्टम नहीं रहता। लेकिन ये प्राइवेट फाइनेंसर जो है, एनबीएफसी है, उसमें इस प्रकार की चीजें आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इवन दो रिजर्व बैंक भी यही कहता है कि जो रजिस्टर्ड उनके इस प्रकार की कंपनीज हैं वो इस प्रकार से नहीं कर सकते और जो भी रिकवरी एजेंट हैं वो भी एक समय पर जा सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई जब हम लोन लेते हैं, अब एक यहाँ पर सज्जन अपने बता रहे थे कि मैंने ऐप से लोन ले लिया। अरे जब हम पैसा ले रहे हैं वो किस चीज के लिए ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, हमारे अंदर भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से या लोन लें, हमारा पास जो प्रोजेक्ट है हम उसके हिसाब से लोन लें। हम अपने से ज्यादा आगे बढ़ के कोई लोन ले लेते हैं फिर चुका नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीजें दोनों साइड में है। ये जिस प्रकार से चीज हुई है ये गलत है। और ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी कोई इस प्रकार परिवार जो है कहीं ऐसे लोन के जाल में फंस भी जाता है तो उसको इस प्रकार का कृत करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी काउंसलर के पास जा सकता है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं कि वो अपनी रिकवरी जो है वो कर सकता है। उसकी अगर कोई एसेट्स है तो उसको बेच के दे सकता है, यानी। लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं है जो सुसाइड का ये है। लेकिन ये ज्यादातर जो दबाव बनता है वैसे बनता है। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर भी इस प्रकार के बहुत सारे केस आते हैं कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के जब लोग पैसा नहीं चुकाते तो वो दूसरी कंपनियों को, रिकवरी कंपनियों को भेज देते हैं और रिकवरी कंपनियां भी उनको जो है नोटिस भेजती है वकील का और वकील बात करता है। इस प्रकार से जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है उस पर ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है एनबीएफसी या प्राइवेट फाइनेंसर इस प्रकार से करते हैं। ये एनबीएफसी किस तरीके से काम करती है, जरा इसको दर्शकों को बताइएगा। देखिए एनबीएफसी तो उसका बेसिकली काम जो है वो बैंकों से ही लोन लेते हैं अपना एक, और उसको आगे रिफाइनेंस करने का काम करते हैं। और जो वो पैसा देते हैं तो उनका जो बैंकों से थोड़ा आसान रहता है लोन उनका देने का तरीका, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब लोग क्या है कि जिसको लगता है कि बैंक से पैसा नहीं मिल रहा तो एनबीएफसी के पास चला जाता है और पैसा वो ले लेता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है ज्यादा है। लोन लेने से पहले कम से कम हम सोचें कि हमने जो पैसा लिया है उसका जो हमने वापस करना है उसका क्या सिस्टम, क्या मॉड्यूल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये नहीं कि हमने जितना प्रिंसिपल ले लिया उससे ज्यादा हम
इंटरेस्ट भी चुकाते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से समस्या आएगी। लेकिन और ये जब कभी किसी एनबीएफसी भी का वो लाइसेंस तो आरबीआई ही देती होगी ना सर? बिल्कुल आरबीआई देती तो है। फिर मैं अगर वही तो कह आरबीआई रहा हूं। अगर एनबीएफसी को लाइसेंस देती है, वहां से ये ऑपरेट करते हैं, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन होगी वो गाइडलाइन तो इन पे भी अप्लाई होगी ना? ये गाइडलाइन से छूटे तो नहीं होंगे सर? नहीं, बिल्कुल अप्लाई होती है, लेकिन उनके पास एक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिकवरी और लोन देना ये दोनों का एक अंतर है। और रिकवरी का सिस्टम जो है वो प्राइवेट फाइनेंसर हो या दूसरे लोग हों, उनका एनबीएफसी और सरकारी बैंकों का अलग रहता है। लेकिन ज्यादातर एनबीएफसी में जो लोन की रिकवरी के लिए वो एक प्राइवेट थर्ड पार्टी को, कंपनी को वो दे देते हैं कि आप ये रिकवरी करके दीजिए। तो वो उस तरह से व्यवहार करते हैं जो कि उचित नहीं है कहीं। या कुल मिलाकर बोले कि गुंडे टाइप के लोग होते हैं, जाओ वसूल करके लाओ, यही कह सकते हैं और क्या कह तो सकते बता हैं? रहा हूं ना, वो क्या है कि भाई ये कुछ फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर हो या एनबीएफसी हो, इस प्रकार से वो जो है इस ठीक तरह है, के लोगों को ठीक है। इंगेज एके करते सिंह जी हैं। भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रमोद रस्तोगी जी के परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली में। अब जरा विस्तार से ये बताइए, अश्वनी राणा जी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कर्ज जो था वो किसी नेशनल बैंक से था, प्राइवेट बैंक से था, एनबीएफसी से था, या फिर किसी साहूकार से, या फिर जो इस तरह से लोन देते हैं उनसे था? प्रमोद रस्तोगी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। प्रमोद जी, लोन किस फॉर्मेट में लिया गया था? आप टीवी छोड़ दीजिए, आप सीधा बात करिए। जी मुझे ये जानकारी नहीं है कि किस बैंक से था कि प्राइवेट कंपनी से। अच्छा प्रमोद जी, क्या हुआ था ये बताइए आप। देखिए मुझे कुछ 2 सालों से ऐसी खबर थी कि कुछ ये परिवार कर्जे में है। अब ये थे कि इनके भाई थे, कैसे था, कुछ खबर ऐसी मिल रही थी कि कुछ कर्जे में चल रहे लोग, जिससे दिक्कतों में है ये लोग। मैं कई बार इनकी दुकान पे आया, या हमसे मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, तो दूसरे लोगों से भी पता चला कि काफ़ी कुछ दिक्कतें चल रही, लेकिन इस प्रकार की दिक्कत के विषय में कभी भी हमको जानकारी नहीं हुई। नहीं तो कभी उन्होंने बोला कि जो रकम थी वो रकम कितनी थी प्रमोद जी? रकम एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन लगभग 30 से 40 लाख के आसपास थी। 30 से 40 लाख के आसपास थी। और कभी उनके व्यवहार से लगा कि इस तरह का बड़ा कदम वो उठा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं लगा। वो इतने हंसमुख स्वभाव के थे, कभी भी मिलते थे, दुकान के पास मिलते थे, या सुबह राजा बाजार जाते थे मंगला के आरती के दर्शन करने, सभी से मुलाकात हुआ करती, समाज के लोगों से मुलाकात होती थी। तो हमेशा हंसमुख थे और हंस के ही दर्शन करके थे, हंस के ही जय श्री कृष्णा करते थे। प्रमोद जी, ऐसा क्या आन पड़ा कि इतनी बड़ी रकम लेनी पड़ी उनको? इसकी पूरी कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी जो दुकान थी, दुकान में सेल नहीं थी, और दुकानदारी हफ्ते 10 दिन में हमें लगता है कभी कदार कुछ हो जाती थी, बोनी हो जाती थी। कभी अक्सर हमने इनकी दुकान में कभी कस्टमर नहीं देखे। ठीक है, आपके साथ कुछ और लोग हैं क्या? वो भी रिश्तेदार हैं क्या है प्रमोद जी? मैं इनका पड़ोसी भी हूँ, जहाँ पे इनका घर है, और जहाँ पे इनकी दुकान है उसी के पड़ोस में तीसरी बिल्डिंग में हमारी दुकानें भी हैं और घर भी हमारी। अच्छा, और बाकी लोग जो खड़े हैं वो कौन है? रस्तोगी समाज से ही लीड करते हैं। अच्छा जी, बाकी लोग कौन है? श्रीवास्तव, उनकी जो जहाँ शॉप है जी, बाकी सब हम लोग साथ के ही रहने वाले हैं, उनके साथ के ही हैं। जहाँ उनकी शॉप्स वगैरह है वो उन्हीं के शॉप्स के आमने सामने की दुकानें हैं हम लोगों की। अच्छा, तो ये कपड़ा व्यापार करते हैं, तो हम लोगों का भी व्यापार है अलग अलग चीज़ों का, तो उन्हीं के साथ के ही हम लोग हैं। कभी बात हुई है आप लोगों से इस बारे में, कोई लोन वोन के बारे में? नहीं, ऐसे तो हमारा जो है जान पहचान लगभग 20 साल का हो गया है, लेकिन कभी इस चीज़ को एहसास नहीं होने दिया कि ये किस चीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है, या मैंने लोन लिया है किस चीज़ के लिए, इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, या क्या है क्या नहीं। कभी कोई बात अपनी किसी से साझा नहीं करते थे।
कभी कोई साझा, आप लोग को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? नहीं, लगातार 20 साल तक का आमने सामने रहने के बाद में कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाया कि किस चीज़ में ये अपने को सफ़र कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, पैसा क्यों ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, क्यों नहीं है दे पा रहे हैं। इस टाइप का कोई बात कभी नहीं किया। इस टाइप का कोई बात कभी नहीं किया। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। AK सिंह जी, आपने तमाम लोगों को सुना, आपने इनके पड़ोसियों को सुना, जो आसपास जिनके दुकान है उनको भी आपने सुना। हालांकि मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ यही दुविधा है कि वो इस तरह की बातें किसी के साथ चर्चा नहीं करता, लेकिन आपके सामने भी कई तरह के लोन के फ्रॉड के मामले आए होंगे, और इस तरह की चीजों को पुलिस किस तरीके से डील करती है, जरा एक बारे में बताइएगा, और किस तरह के फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। AK सिंह जी प्लीज। थैंक यू। ये लोन का मामला बता रहे हैं अरविंद मित्तल जी ने, पंचकुला में, जिन्होंने किया है, जो अभी डिबेट में पता लगा कि 40 लाख उनके पास था जी। तो इसमें लोन देने वाली एजेंसी बैंक होती है या प्राइवेट फाइनेंस होता है, लेने वाला एक इंडिविजुअल होता है, उसको पब्लिक होते, फैमिली है, आप वो पूरा करना एक जीते जिंदे एक मार्ग होता है। इस सारे के सोशल में होता है। जो लोन एजेंसी है वो ये देखती कि इसमें की क्या बैंक के पास क्या है, हाउ मच ही कैन पे, हाउ मच कैन पे, हाउ मच पीरियड बी गिवन। ये प्राइवेट जो मैटर ना, सोशियो सिविल मैटर है, सोशियो इकोनॉमिक जिसको आप बोलते हैं, वो लोन ले ना पे करने के बाद जो साइकोलॉजिकल प्रेशर से आदमी आता है, ये इसका एलिमिनेशन प्लीज कराएंगे। बात करेंगे तो एंगल से ही कहूंगा कि जब भी परेशानी आई है किसी के ऊपर, कोई प्रेशर का, कोई गन से लूट करने के लिए किसी इंडिविजुअल। AK सिंह जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ रहा था, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार PCR से कहूंगा वो आपकी आवाज एक बार चेक कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रवि रंजन जी, आप भी पीड़ित हैं, आपके साथ क्या हुआ, आप अपनी कहानी बताइएगा, फिर मैं AK सिंह जी के पास जाऊंगा, एक बार आवाज क्लियर हो जाए। जी, मेरा नाम रवि रंजन है, मैं बिहार शरीफ से हूँ। हाँ। मेरा एक पेपर प्लेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हाँ। और बिजनेस के लिए मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक से 10 लाख का लोन पास कराया था। हाँ। लोन पास करवाने के लिए FD नहीं लगता है, लेकिन बैंक से बोला गया मैनेजर के थ्रू कि FD लगेगा 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी के लिए। तो हमने बोला कोई बात नहीं है, 2 लाख का FD दे देंगे, और 2 लाख का FD कर दिए। 2 लाख का FD करने के बाद 50,000 रुपया मार्जिन मनी लगा में। अच्छा, वो क्यों लगा? 50,000 मार्जिन मनी फिर वो भी दे दिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए 6 आप आगे लाख, बताइए, पूरी कहानी बताइए पहले। हाँ। तो 6 लाख रुपया बैंक ने सुमित ट्रेडर्स के पास, उसका कोटेशन लगा था, तो सुमित ट्रेडर्स के पास 6 लाख रुपया ट्रांसफर किया। हाँ। और सुमित ट्रेडर्स से ही मैंने लोन करवाया था। लोन के लिए मैं सुमित ट्रेडर्स से ही मिला था। हाँ। और सुमित ट्रेडर्स मुझे बैंक के पास लेके गया था, क्योंकि सुमित ट्रेडर्स और बैंक मैनेजर दोनों का एक दूसरे का अच्छा संबंध था पहले से, तो सुमित ने ही मेरा लोन कराया। अब लोन कराया, 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। तो 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाने के बाद लोन हुआ था टोटो का सर्विस सेंटर के नाम पे। हाँ। अब सर्विस सेंटर के नाम पे हुआ, तो पैसा जैसे ही सुमित ट्रेडर्स के पास गया, तो सुमित ट्रेडर्स कहने लगे क्या कि हम सर्विस सेंटर का काम एक्चुअली बंद कर चुके हैं, तो आप सर्विस सेंटर के जगह पे आप हमसे 5 पीस टोटो ले लीजिए। तो उसके लिए हमने मना किया कि भैया हम सर्विस सेंटर के मेरे पास स्पेस है, जो मेरा पहले से पत्तल का फैक्ट्री है, उसके आगे मेरा अच्छा स्पेस है, लगभग 3-3.5 कट्ठा का प्लॉट खाली है मेरा। तो हमने सोचा कि उस जगह पे मेरा सर्विस सेंटर हो जाएगा, हम किस लिए टोटो ले। तो ये बात हमने जब उनको बोला, तो उन्होंने क्या बोला फिर
कि ठीक है, अगर आपको टोटो नहीं लेना है तो मेरे पास सर्विस सेंटर का सामान तो है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि सर्विस सेंटर का सामान दूसरे जगह से ले लीजिए। आप हमको 6 लाख रुपए का जीएसटी दे दीजिए, क्योंकि अकाउंट में मेरे पैसा आया है तो हमको जीएसटी शो करना पड़ेगा। तो आप 6 लाख रुपए का जीएसटी दे दीजिए। तो हमने उसके लिए तैयार हो गए हम कि ठीक है भैया, हम आपको 6 लाख का जीएसटी दे देंगे, आपके अकाउंट में आया है, तो बाकी हमारा पैसा दे दीजिए, हम दूसरा जगह से सामान लेके अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो उसके बाद उतना में बात खत्म नहीं हुआ, फिर बोले क्या चीज 1 लाख रुपए आपको कमीशन देना पड़ेगा लोन पास कराने का, जबकि हमने कहीं पे भी नहीं बोला, या ना ही उन्होंने बोला कि 10 रुपया भी आपको लोन पास कराने का देना पड़ेगा। पहले कहीं पे कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये बात जैसे ही उन्होंने बोला तो हमने इस बात से एकदम साफ इनकार कर दिया कि भैया हम आपको 1 लाख रुपया किस बात का देंगे, आपने पहले बोला क्यों नहीं था। सबसे पहली बात कि आपको अगर लेना था तो आप पहले ही बोलते हमको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हाँ। घूस लें। तो उसने फिर पैसा अटका लिया, 6 महीना तक मेरा पैसा अटका के रखा। अब पैसा मिला कि नहीं मिला? तो उसके बाद अभी 5 लाख रुपया मिला है और 1 लाख रुपया नहीं मिला है। और टोटल भरना कितना है आपको? 6 लाख रुपया भरना है। उसमें बताते हैं, पहले सुनिए ना, पूरा डिटेल बताते हैं। अरे नहीं, आप थोड़ा संक्षिप्त, क्योंकि बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। हाँ। अच्छा ठीक है, संक्षिप्त में बताते हैं। 2.5 लाख रुपया जमा किए हम बैंक में। हाँ। और 6 लाख रुपया पास होकर के उसके पास गया। 2.5 लाख रुपए में 2,15,000 रुपया हम सुमित को इन हैंड कैश किए थे एफडी कराने के लिए। अच्छा ठीक और है। प्रोसेसिंग फीस 2 लाख रुपया एफडी था, 15,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस था। ठीक है, ठीक है। उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए का एफडी कराया था, मेरे पास है एफडी प्रूफ। और उसके बाद क्या कहते हैं, 1 लाख रुपया बचा, तो 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं अश्वनी राणा जी से। अश्वनी राणा जी, आपने सुना इस तरह के भी मामले आते हैं कि जहां पर लोन पास कराने के लिए इतनी बड़ी तादाद में रकम भी मांगी जाती है। देखिए क्या है कि ये जो स्टोरी बता रहे हैं अश्वनी जी, मैं आपके पास आता हूं, 1 मिनट। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शांतिलाल महाराष्ट्र से। शांतिलाल जी, आप अपनी बात जल्दी रखिएगा। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि पहले पुराने जमाने में लोग लोन लेने से डरते थे, कर्जा लेने के, भाई जितनी अपनी चदर है उतना ही पांव फैलाइए, क्योंकि वो एक ज्ञान था हमारे देश में। और अभी क्या है कि कुछ लोगों का बिजनेस चल जाता तो फिर वो अपने परिवार से दूर कट जाते, लेकिन कभी बिजनेस में घाटा आ जाता है तो फिर लोन लेते अपने बच्चों का रुतबा कायम रखने के लिए, और उसी में वो उलझते काफी लोन लेके फिर आत्महत्या तक पहुंच जाते। तो वो सोचते ही कल हमको मजदूरी करनी पड़ेगी, बच्चों को मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये शर्मी का जब तक हमारे अंदर से विचार नहीं जाएंगे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि जब धन आता तो इंसान को मस्ती ऐसी आ जाती कि वो अपने परायों को भूल जाता। फिर कोई उसको कभी कर्जा आ जाता या कोई दुख का समय आ जाता तो कोई फिर साथ देने नहीं जाता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताई थी कबीर। बिल्कुल 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 कांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। अश्वनी राणा जी, आप अपनी बात पूरी करिए, के सिंह जी के पास जाऊंगा, फिर प्रिया जी भी जुड़ गई हैं। ये जो इन्होंने पूरी कहानी बताई है, देखिए इसमें बैंक कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इनकी और उस ट्रेडर के बीच की कहानी है। बैंक के, जहां तक ये मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो बैंक जो कोई लोन देता है तो उसमें से बैंक ये कहता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, इसमें 10%, 20% अलग अलग लोन में आपका भी शेयर होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपका काम करने के लिए 10 लाख रुपए, तो वो मार्जिन मनी वो रहती है कि उसमें जो लोन लेने वाला है वो उसके अंदर लगाता है। तो यानी बैंक आपको 10 लाख देगा, लेकिन 50,000 आपको भी उस बिजनेस पे लगाना है। तो इसमें ये जो कहानी है ना, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। इन्होंने अपने आप उस ट्रेडर के थ्रू जो है उसके जाल में फंस गए और ये फंस गए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोन तो लेते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन उसको लगा देते हैं दूसरी तरफ, किसी शादी में लगा दिया, कहीं लगा दिया, अब बिजनेस चला नहीं, अब लोन लिया है तो लोन तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए लोन देते हुए कम से कम वो सोच के लें कि भाई वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आजकल कंडीशन क्या है, तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोन ले। तो हाँ, अगर किसी के साथ वास्तव में कोई दिक्कत आई है तो उसके लिए बैंक जो है उसको कोऑपरेट करता है, कि उसको आगे बढ़ा देता है लोन को, या उसको उसकी किस्तों को चेंज कर देता है, तो वो अगर जेन्युइन कोई चीज है। लेकिन अगर बैंक, आजकल बहुत सारे लोग जो है सरकार के कहने पर बैंक दे रहे हैं,
उसमें सरकार की गारंटी है, यानी लोन लेने वाले से भी गारंटी। लेकिन लोगों को ये लगे कि भाई हमारी तो गारंटी नहीं, हम पैसा वापस ही नहीं करेंगे, तो इस तरह के भी खेल इस तरह के भी खेल हो रहे हैं। राजेश ढांडा जी हमारे साथ, मैं आता हूं आपके पास। राजेश ढांडा जी हमारे कॉलर जुड़े हैं हरियाणा से। राजेश ढांडा जी अपनी बात आप रखिएगा। नमस्कार सर जी। जैसे में 10% पे ये पैसे देते हैं जी। कौन देता है? जैसे 10% पर मान लिया मेरे को कोई जरूरत पड़गी, हाँ। कैसे कोई पैसे वाला हो 10 रुपए सैकड़ा लेता हो, उसका इलाज सर। नहीं तो कौन दे रहा है 10% पे? आप किससे आपने लोन लिया था? जैसे गांव में को पैसे वाला आदमी है, उससे पैसे लेते हैं तो 10 रुपए सैकड़ा लेता सर। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। अश्वनी राणा जी एक बार बता दीजिए, ये कह रहे हैं इनके गांव में एक व्यक्ति 10% पे लोन देता है। देखो, ये तो प्राइवेट फाइनेंसर है, साहूकार है। हाँ। अब जिसको मजबूरी है वो उसे लेगा, लेकिन ऐसे साहूकारों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और बहुत सारे साधन है सरकार की तरफ से। अभी मुद्रा योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए है अलग अलग, और किसानों के लिए है अलग अलग तरह के लोन है। तो आप किसी ऐसी सरकारी संस्था से लोन लें ताकि आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़े और आपका जो है इंस्टॉलमेंट भी हो, और आप अच्छी तरह से अपना पैसे का सदुपयोग भी कर सकें और बैंक को वापस। साहूकार के चक्कर में फंसेंगे तो आप फंसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा, साहूकार के चक्कर में मत फंसिएगा। AK सिंह जी प्लीज आप अपनी बात करिए सर। नहीं, आप लोग जो बातें कर रहे हैं लोन के बारे में, इसमें लीगल एंगल पे मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि लोन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद अगर कोई प्राइवेट एजेंसी, जिसे लोन रिकवरी एजेंट बोला जाता है, अगर वो किसी प्राइवेट पर्सन को परेशान करता है, प्रेशराइज करता है, इंटिमिडेट करता है, जैसे कि आजकल बिजली वाले भी अपना लोन जो बिल पे होता है उसके लिए भी रिकवरी एजेंट उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। अगर वो ऐसा करता है तो दे मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस इमीडिएटली, और उस पॉइंट पे पुलिस अपना एक्शन लेगी, लीगल एक्शन लेगी जो होता है। लेकिन जो सिविल पार्ट है, लोन लेने का, लोन देने का, बीच में कितना मार्जिन है, प्राइवेट फाइनेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लो प्रोसेसिंग रखते हैं, मतलब इजी प्रोसेसिंग रखते हैं, उनमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती। मकान के पेपर रख लिए, जमीन के पेपर रख लिए, कुछ ऐसा प्राइवेट प्रॉपर्टी अचल संपत्ति रख लिया जिसके अगेंस्ट में वो लोन दे देते हैं, यार हेफ्टी इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ये हम जो कॉमन मैन है वो करते क्या है, इजी लोन के चक्कर में जल्दी लोन मिल जाए, आसान लोन मिल जाए, आसान तरीके से मिल जाए, वो परसेंटेज ऑफ ब्याज को नहीं देखते, वो लोन अमाउंट को देखते, जल्दी फलाना दे रहा है, उसके बाद उस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो लोन का जो इंटरेस्ट है इतना हेफ्टी पड़ जाता है कि उनकी रीपेइंग कैपेसिटी जो है ना वो जवाब दे देती है एट ए सर्टेन लेवल। बिजनेस नहीं चलता, स्टार्टअप बिजनेस करते हैं, उसके बाद वो सोशल दबाव में आ जाते हैं, पारिवारिक दबाव में आ जाते हैं, उसके बाद ये इनका एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट एजेंसी से लोन ले, और लोन लेने का जो अपनी कैपेसिटी देख ले, मैं सुझाव है, उसके बाद ही लोन ले। और एक्सट्रीम स्टेप उठाना, आत्महत्या करना इज नॉट द सोल्यूशन। आप उसके लिए अपना एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी को कि आई एम अनेबल टू रीपे द लोन। ऑप्शन भी होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लीगल एंगल की बात करेंगे तो अगर कोई दबाव डालता है, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो, जो आदमी लोन देने के लिए घर में जाके प्रोसेस करता है, अब वो कहता है कि मुझे इतना परसेंटेज दिए तो मैं आपको लोन पास करूंगा, इमीडिएटली अपने इंटरेस्ट को ना देखते हुए उसके खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट करें। जो ये करते नहीं है, क्योंकि कहते कौन चक्कर में फंसे, अपना लोन मिल तो रहा है ना, छोटे से 10-15 हजार 20 हजार 1 लाख रुपए देने पे 20 लाख मिल रहा है, छोड़ ले लो फटाफट। बिल्कुल, तो हमारा इजी वे है ना, हमारा जल्दी से जल्दी सब कुछ आजकल जल्दी चाहिए होता है। AK सिंह जी सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, शॉर्टकट मेथड। हाँ, हमारे साथ गुरजीत जी जुड़ गए हैं लुधियाना से कॉलर। गुरजीत जी अपनी बात रखिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, मेरा लोन लिया था SBI से। वो जो मैंने 5 एकड़ जमीन पर लोन लिया था, ठीक है, उसका मैं पहले तो भरा रहा था सारा इंस्टॉलमेंट। हाँ।
तो अभी जो मेरे साथ वाले भाई हैं वो अलग हो गए हैं। 5 एकड़ पे लिया था, मेरे पास अभी 1.5 एकड़ बच गया है। ठीक है। और इसमें हमने सारा इकट्ठे होकर रजिस्ट्री करवाई थी, जब करवाई थी, तो अब वो बोलते हैं हम लोन नहीं भराएंगे, तो मेरे अकेले के ऊपर वजन डाल रहे हैं, तो इसका हल क्या करूं सर? अश्वनी राणा जी से ले लेते हैं। अश्वनी जी, 5 एकड़ की जमीन पर इन लोगों ने लोन लिया था, इनके भाई वगैरह ने मिलकर। अब 1.5 एकड़ इनके पास आई है बंटवारे के बाद, और ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो लोन का अमाउंट है वो इनको चुकाने के लिए कहा जा रहा है। तो अश्वनी, इसमें क्या कुछ हो सकता है? है लैंड का, लेकिन इनको ये लैंड का सेटलमेंट करने से पहले बैंक में भी जाना चाहिए था कि ये जो लैंड है ये डिवाइड हो रही है, तो लोन को भी डिवाइड करिए। अब ये पहले इन्होंने लोन लैंड जो है वो डिवाइड कर ली और लोन के पार्ट को इन्होंने उसको टच नहीं किया, तो ये अब इनके लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी इनको बैंक को अप्रोच करना चाहिए कि हमने अभी जो है लैंड जो है उसका शेयर डिवाइडेड हो गया है, तो इसलिए लोन भी अगर ज्वाइंट नेम पर है तो डेफिनेटली बैंक जो है सबको अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सबको पार्टी बना सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। लोकेंद्र जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, अपनी बात रखिएगा। हेलो सर। मेरे घर के पीछे एक प्राइवेट जमीन है जो चारों तरफ से घिरी हुई है, और वहाँ पे कचरा फेंकते हैं, आज से 20 साल तक हो गए। ठीक है। और मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी बात करी और नगर निगम में भी बात करी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वहाँ कम से कम 25 लोग कचरा फेंकते हैं, उसमें 2-3 बार आग भी लगाई जा चुकी है, और ये मेरे लिए काफी, और मैं ही परेशान हूँ क्योंकि मेरा दरवाजा। ठीक है लोकेंद्र जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आज हमारा शो लोन के ऊपर है। जब किसी दिन इस सामाजिक टॉपिक पर भी करेंगे तो जरूर आप कॉल करिएगा। अभिनव हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अभिनव, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जी जी, बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं समाज की तरफ से एक बात ही रखना चाहता हूँ कि सिविल नाम की संस्था है जो थर्ड पार्टी काम करती है, जितना हम लोगों को जानकारी है, और वो सिविल पीछे का कोई भी रिकॉर्ड आपका चेक नहीं होता कि आप कैसे व्यक्ति, आपने कैसे काम किया, आपके पेमेंट कैसे गए हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई घाटा हो जाता है या पेमेंट नहीं दे पाते तो आपका सिविल तुरंत डाउन होना शुरू हो जाता है। और उस सिविल में एक सीएमआर करके भी कुछ रिपोर्ट्स आजकल लोगों की आने लगी है, और उसके बाद वो सब ये तय करते हैं, बस वो फाइल वो आपका सिविल चेक करेंगे और आपको मना कर देंगे कि आपको लोन नहीं मिलेगा। और लोन ना मिलना, फिर आदमी लोन इसलिए तो अप्लाई करता है कि उसको मिले, उसको पीछे कोई समस्या है या नहीं। अगर उसका सब कुछ सही चल रहा है तो फिर वो लोन के लिए अप्लाई क्यों करेगा? और सिविल अगर मान लीजिए किसी को कोई अपना लोन चुका भी देता है तो सिविल में महीनों सालों साल आप मेल करते रहे, कोई संपर्क का सिस्टम नहीं है। कुछ लोग ठीक है, इसका जवाब रेखा सिंह जी से ले लेते हैं, कानूनी भी सवाल है। रेखा जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। हाँ जी आशीष जी, मैं इसका जवाब देने के लिए बहुत देर से इच्छुक हूँ। मेरा एक थॉट है जी, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्रिमिनल, कोई अपराध नहीं है। लोन लेना एक मानव का संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 1421 में भी बताया गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर हम अपने परिवार का खर्चा, राशन पाशन चलाते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह संविधान में अधिकार दिया है। अभी आपने बोला कि लोन लेना, मेरे पास बहुत इस तरीके के केसेस आते हैं जी, और मैं बहुत तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक सारे लोगों की बातों की कि प्राइवेट फाइनेंसर है, उनसे लोन मत लीजिए, आप हमेशा लोन लीजिए तो गवर्नमेंट के पैनल या बैंक से आप लोन लीजिए। मैं सबकी बातें सुन रही थी। हमारे AK सिंह जी ने भी सही बात बताया कि अगर आपके घर पर कोई आता है लोन के लिए और बोलता है, आपको बरगलाता है या आपको मिसयूज करता है, आपको लगता है कि उसके बोलने के तरीके, उसके डायरेक्शन अलग है, तो इमीडिएटली कंप्लेन कीजिए। अगर प्रशासन, ये सिविल मैटर है, अगर प्रशासन इसको सुनती तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी बैठे पैनल पर और भी हमारे जो ग्राहक सवालों के जवाब पूछे, जो अभी ये शोभित रस्तोगी ने सुसाइड किया, तो ये सिविल तो है लेकिन ये क्रिमिनल में कन्वर्ट होते जा रहा। मेरा एक क्लाइंट था नहीं, लेकिन रेखा जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, मोहन जी, आप होल्ड पर रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा।
चूंकि आपने यहाँ सिविल मैटर को क्रिमिनल में कन्वर्ट कैसे होता जा रहा है, ये पहले आप बताइए, ये समझाइए। क्योंकि जहां तक मेरा जानना है कि भाई आप रिकवरी के लिए कर सकते हो, आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस तरीके से इसमें शुरू हो जाती है वो बताइएगा। अगर देश छोड़कर भाग गए या फिर किसी तरीके से अपने आप को नहीं चुकाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो समझ में आता है, लेकिन ये सिविल मैटर क्रिमिनल कैसे बन गया, ये आप समझाइए थोड़ा सा मुझे। हाँ, मैं इस टॉपिक पर आपको बता रही हूँ कि किसी का मैं नाम नहीं लूंगी कि देश छोड़ के कैसे भाग गया, लोन नहीं चुका है। इसमें बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। अरे नाम लीजिए ना, विजय माल्या है, मैं नाम लेता हूँ। हाँ, नीरव मोदी है, मैं बोलूंगी, मेहुल चौकसी है, बड़े बड़े उद्योगपति है। यस, मैं बोलने में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तो ऐसे लोगों को क्रिमिनल कार्रवाई किया गया, लेकिन बहुत समय के बाद किया गया जबकि देश छोड़ के भागे। अभी एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यूज है कि क्रिमिनल एक ग्राहक ने लोन लिया, छोटा सा लोन लिया, कार अमाउंट का लोन लिया, उसको नहीं कोई बैंक से नोटिस दिया गया, नहीं कुछ हुआ होगा, उसका ईएमआई बाउंस हुआ होगा, कितने समय के लिए बाउंस हुआ, इसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और उसकी कार घर से आकर उठा के उसको जब्त करके बैंक लेके जाती। मैं पूछती हूँ कि क्या बैंक वाले को ये शोभा देता है, इसमें एक ये सरफेसी एक्ट ये बोलता है 2002 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में दिया है कि उसमें बताया है कि आप किसी का जमीन, घर, गाड़ी, कार, आप जो भी लोन लेता है उस विक्टिम का तभी जब्त कर सकते हैं कि जब आप उसको बताइए, उसको ये कीजिए कि आप हमें बताया ही नहीं आपने कि आपने ईएमआई आप हमारी गाड़ी लेके चले गए, आप उसके लोगों की, मेरी खुद की एक क्लाइंट है, मैं आपको बताती हूँ, दो सेकंड आप सुनिए कि सिविल को क्रिमिनल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकाब कसा है कि 14 और 21 आर्टिकल में ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, और इसे उस्काया जा रहा है। एजेंट का जो टाइम टेकिंग दिया गया है कि 7 से लेके 8 तक मॉर्निंग से आप कॉल कर सकते हो, या आप उसके घर पर बिना बोले जा से। आज के समय में आशीष जी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े सोसाइटी में लोग रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो हमारे घर पे आ गए, हाँ जी आपका लोन है, ये कर लो जी। हमारे 2 क्लाइंट में उसको बचा नहीं सकी, आज मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि 4 जून को कोई विक्टिम 30,000 रुपीज लेता, बहुत गरीब तबके का, आज मुझे बोलने दीजिए, वो पैसे के लिए लोन लेता, कोई लीगल, कोई भी कानूनी, मैं सरकारी बैंकों की बात कर रही हूँ, दातागंज यूपी की बात है ये, वो पैसा लेता है, कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो 1 साल के बाद मर जाता है, फिर उसका बेटा को इतना प्रताड़ित किया जाता है, वो भी हैंग करके मर जाता है। 10 साल से लोन, मैं आपसे पूछती हूँ चैनल के माध्यम से कि अगर लोन लेने वाला भी कोई भी किसी का कहीं भी नाम अता पता नहीं है, तो उसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल आप सही बात करिए। मोहन जी हमारे कॉलर जुड़ गए, मोहन जी अपनी बात रखिए। जी सर, अपनी बात रखिए जी। हाँ सर, मेरा सर ये कहना था सर, मैंने यहाँ से संस्था से लोन लिया था, तो 4,20,000 का लोन लिया था सर, जो कट पिट के मेरे को 390 मिला था सर। 3 साल तक जमा किया 13,000 रुपए महीने के हिसाब से। उसके बाद में जब उसे फोरक्लोज बंद किया तो 4,20 जमा करना पड़ा सर, कोई पैसे उसमें कम नहीं हुए। और फिर सर दूसरी संस्था से लिया, तो होता क्या है सर, हम छोटी जगह में हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 महीने के करीब में बहुत कम बिजनेस चलता है, तो उसकी किस्त आती है 20,000 रुपए की। और छोटे छोटे 2-1 लोन और भी ले लिए थे वो उसी लोन को जमा करने के चक्कर में सर, वो बोझ इतना बढ़ता गया कि आज दूसरी किसी सभी का समय पे बैंक, सभी का लोन समय पे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिविल भी ठीक आती है। लेकिन सर अभी जो लोन चल रहा है उसमें 3 किस्तें ड्यू हो गई, तो अब वो क्या होता है कि वो 3 किस्त मिल ही नहीं पाती हैं और सिविल बन नहीं पाती है, और उसके बाद में किसी दूसरी संस्था से कोई लोन नहीं मिल रहा है। तो सर ठीक है अश्वनी जी, इस पे एक संक्षेप से जवाब दे दीजिए, फिर मैं विष्णु प्रिया जी आपके पास आऊंगा। अश्वनी जी देखिए, क्या है कि हम टोपी घुमाने का काम करेंगे ना तो हम कहीं फंसी जाएंगे। हम एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए दूसरी जगह से लोन, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। हमारा जितना काम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लोन लेना चाहिए। ज्यादा लोन ले
अब आप किसी फाइनेंस कंपनी से लेंगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा है, और आप उसके बाद भी प्रिंसिपल वापस कर रहे हो। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि भाई ऐसे फाइनेंसर के पास मत फंसो, आप जो है प्रॉपर किसी बैंक से, अब तो कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हैं, सरकारी, मतलब हर जगह बैंक हैं जो कि मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं और वहां से आपको लेना चाहिए। और बहुत सही उन्होंने बात कही कि एक को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेंगे तो फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ेगा, और ऐसे में पहला, दूसरा और तीसरा 3 चुकाने होंगे। विष्णु प्रिया जी, आपके पास जो मामले आते होंगे, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही होंगी, किस तरह से लोन फ्रॉड के मामले में लोन से परेशान जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं? पहले तो मैं एक बात, जो अश्विनी जी खैर काफी सीनियर है और जो भी वो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इतना आसान भी नहीं होता है, और बैंक भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं होते हैं कि ये लोग कुछ करते ही नहीं है और इनसे लोन लेना बहुत आसान हो जाता है और बड़े अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है सर। मुझे लगता है कि हर जगह का माहौल अलग है। अब बेशक बहुत सारे बैंक होंगे जो बहुत अच्छे, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि जो कई सालों से चलती हुई जो सोसाइटी के केसेस आ रहे हैं, चाहे हम किसानों की बात कर ले, वो भी तो बैंक के ही थे ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा आसानी से बहुत अच्छे से लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं और बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और रही बात, अभी आपने जिस बात से शुरुआत करी कि एक लोन लेके दूसरा लोन लेना पड़ता है, दूसरे से तीसरा, तो सर मुझे नहीं लगता कि लोन लेना कि कोई ना, ये बहुत आसान चीज नहीं होती है। ये इंसान तब लेता है जब वो सच में बहुत ज्यादा मुसीबत में होती है। एंड आखिरी ऑप्शन होता है, जब कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इंसान लोन की तरफ जाता है। तो अगर उसने लोन लिया और फिर नहीं चुका पा रहा है और कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तब वो दूसरे लोन की तरफ बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जब इस लूप होल में इंसान फंस जाता है तो उस टाइम पे क्योंकि इतने केसेस अब हो चुके हैं, तो मुझे लगता है जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिनके पास सच में नॉलेज है, बड़ी बड़ी एनजीओज है, इस चीज पे भी काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में भी एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसा कॉर्नर बना देना चाहिए जहां पे जो पीड़ित लोग हैं वो भी अपनी परेशानी रख सके। और रही बात, अभी मैम ने भी मेंशन की थी गवर्नमेंट वाली जो लोन की, तो मैं आता हूं विष्णु जी, विष्णु प्रिया जी, मैं आपके पास आता हूं। 2 कॉलर हमारे साथ हैं, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रतन लाल जी हैं राजस्थान से। जी सर। जी, आप अपनी बात को रखिएगा रतन लाल जी। सर मैंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करी थी सर। तो सर मेरे को 2 लाख का शॉप के लिए, सर मेरे को जो अप्लाई करी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे, डॉक्यूमेंट के बाद मेरे को कहते 2525 रुपए दो, फिर के 2 लाख के 7,500 रुपए तो वो टैक्स लगेगा सर। 2 लाख का 7,500 टैक्स, 10,000 ऐसे कैसे होता है सर? ये फिर कहते हो आप गवर्नमेंट का लोन है, क्या मतलब क्या है सर इसका? अश्वनी राणा जी, इसका जवाब दे दीजिए। 2 लाख के लिए कह रहे हैं कि 7,500, 7,500 आपने बोला ना टैक्स लग रहा है आपका? मेरे 2550 रुपए पहले डलवाए, वो वही गए, और के 7,500 और डालो, फिर मैं लोन देता हूँ 2 लाख का सर। देखिए, अब ये पता नहीं किस बात के पैसे का रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसे पैसे नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए कुछ फीस होगी, प्रोसेसिंग चार्जेस मुद्रा में वैसे भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मार्जिन मनी हर लोन में कुछ ना कुछ रहती है कि 10% का मार्जिन मनी बैंक जो है वो मांगता है कि भाई 10% आप भी डालो। आप जो बिजनेस करना चाहते हो, अगर बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है 2 लाख रुपए, तो उसमें से 10% आप भी डालिए। अब ये बहुत सारे लोग जो हैं कई बार सीधा बैंक के पास नहीं जाते, बैंक के से जो लोग ऐसे एजेंट्स मार्केट में घूमते हैं जो कहते हैं कि हम करवा देंगे, अब वो पैसा उनसे मांगते हैं तो फिर वो बैंक के ऊपर बात आ जाती है। बैंक जो है कभी भी इस तरह के जो चार्जेस हैं, मुद्रा लोन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ मार्जिन मनी हो सकता है कि भाई आप 10% उसके अंदर अपना पैसा लगाइए, लेकिन बाकी ऐसा कोई प्रोफेस उसकी फीस जो है वो उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है विष्णु, लोकेश हमारे साथ एमपी से हैं। लोकेश जी, आप अपनी बात रखिए। बोले खरगोन एमपी से बोल रहे हैं और 84 शिव दर्शन महादेव हम समिति का सचिव भी हूँ। हम यात्रा भी निकालते हैं
और इसी उद्देश्य से मैं प्रधानमंत्री साहब को भी सादर आमंत्रित करता हूं, हमारी 84 शिव दर्शन यात्रा में पधारे। मैं थोड़ा ये सुझाव दे रहा हूं। जी, आपने आमंत्रण दे दिया, सुझाव नहीं दिया। चलिए विष्णुप्रिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सर, अभी जो मुद्रा लोन की भी बात हुई और अभी मैं उसी टॉपिक पे आ रही थी कि जो बड़ा आसान हो जाता है बोल देना कि आप सरकारी लोन ले सकते हैं, मतलब सुझाव देना बहुत आसान है, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, सर इतना आसान नहीं होता है। जब आपको सरकार, ये हमारे प्रशासन की भी बहुत बड़ी एक चूक है कि स्कीमें आ तो जाती हैं बट उन पे जिस तरीके से काम होना चाहिए वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, उस पे काम नहीं हो पाता है। तो इतनी आसानी से लोगों को लोन नहीं मिलते हैं, तभी वो ये प्राइवेट जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, तभी वो ये फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉडों के शिकार तभी हो शिकार होते हैं। उस पे मैं AK सिंह जी का लूंगा, लेकिन मैं आता हूं अश्वनी जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, रविंद्र हैं दिल्ली से। रविंद्र जी, अपनी बात रखिएगा। नहीं, ठाकुर राजेंद्र सिंह नाम है। नाम अच्छा, ठीक है, ठाकुर राजेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसान भी हूँ। अच्छा। और आप प्राइवेट फाइनेंसर की बात आप छोड़िए, जो सरकारी बैंक हैं वहाँ भी जब तक आप 10% किसान नहीं दे देगा उसका लोन नहीं होगा। आप महीनों सालों चक्कर लगाते रहिए। ये पोजीशन है, सरकार कितने भी दावा करे। और वहाँ पर जो कि सिक्योर्ड लोन होता है, जिनकी जमीन होती है, तो ये स्थिति है वहाँ बैंकों की। वो बैंक मित्र बना, यही बात तो अश्वनी जी समझा रहे थे कि आपको मार्जिन वो 10% वाला। अश्वनी जी, एक बार फिर से क्लियर समझा दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आए, क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ रही है। जो लोग कहते हैं ना भाई, मैं हो सकता है क्योंकि 1% ऐसे मैनेजर्स हों किसी बैंक में कि जो कुछ मांगते हों, लेकिन जो एजेंट्स बाहर घूमते हैं और लोगों को एश्योर करते हैं, वो जो है कुछ ना कुछ मांगते हैं जिसको ये कहा जाता है कि बैंक मांग रहा है, और वो बैंक के नाम से ही मांगते हैं कि बैंक को हमें देना है, लेकिन वो पर्टिकुलर उनकी फीस रहती है। लेकिन बहुत सारे लोन जो है उसमें मार्जिन बैंक मांगता है, बहुत सारे ऐसे लोन है उसमें मार्जिन नहीं होता है। बहुत सारे लोन के अंदर फीस रहती है। हाउसिंग लोन है, उसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी, आपका व्हीकल लोन है उसमें होगी, लेकिन बाकियों में नहीं होगी। बाकियों में नहीं तो होगी। ये समय की कमी है, समय की कमी है। पीड़ित परिवार के पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। रस्तोगी जी, बताइएगा फाइनल कमेंट। कहना चाहता हूँ, देखिए जितने भी लोन होते हैं, चाहे वो 10,000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक से हो, किसी भी कंपनी से हो, सभी कंपनियां इंश्योरेंस कराती हैं। उसके बावजूद जब एक किस्त नहीं दी जा पाती है तो बैंक खुद फ़ोन करता है और अलग अलग अपनी नई कंपनियों से, नए वेंडरों से फ़ोन कराता है। और ये वेंडर उस जिसने लोन लिया उसके पास फ़ोन नहीं जाता, उसके पास जाता है, उसकी बहन के पास जाता है, उसके जीजा के पास जाता है, उसके बहनों के पास जाता है, उसकी मौसी के पास फ़ोन जाता है। इस प्रकार से फ़ोन जाता है और ज़्यादातर सभी लोन में इंश्योरेंस कराए जाते हैं। उसके बावजूद समाज में दुर्घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं। आज शोभित रस्तोगी का जो केस हुआ है हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार समुदाय का लड़का था, मैं प्रमोद रस्तोगी बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस संस्था से लोन था, ये आज नहीं कल सभी चैनल को पता चल जाएगा। उस संस्था से भी जानकारी करनी चाहिए कि इस लोन के ऊपर भी अगले ने इंश्योरेंस कराया होगा, या बैंक ने, या जो भी प्राइवेट व्यक्ति होगा उसने इंश्योरेंस काटा होगा। उसके बावजूद हमारे संज्ञान में बहुत सारे केसेस हैं। लोग बताते हैं 10 साल का किया, उसको 15 साल बढ़ा देते हैं। लोग प्रतिबंधित होते हैं, देते हैं, उसके बावजूद अपना मकान बेच करके या दुकान बेच करके लोन चुकाते हैं। इस संज्ञान में आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोन होते हैं सभी का इंश्योरेंस लगभग होता है। आप इसके लिए जानकारी करिए। और शोभित रस्तोगी जो पीड़ित अपने साथ अपनी वाइफ, अपनी बेटी का जहर देके उसने सुसाइड किया है, मैं चाहता हूं कि ये बैंक, जिस बैंक से भी लोन था, जिस जगह भी था, उसकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से हो और उस चैनल के जरूर उस पर भी हम शो करेंगे। जैसे ही जानकारी मिलेगी उसके बावजूद इन्होंने मैं जरूर उस पर शो करूंगा। AK सिंह जी, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, हालांकि समय ज्यादा हो रहा है लेकिन 30 सेकंड में आपको दूंगा। AK सिंह जी, देखिए, मैं फाइनली आप लोगों को, सबको, सारे लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि
जब भी कोई आप लोग प्राइवेटली आपस में 10, 20, 50, 100 आदमी मिलकर कमेटी डालते हैं ना, कमेटी भी डालना बंद कर दीजिए। ये अपने आप में एक सुसाइडल फैक्टर है। नंबर 2, कोई भी चल या अचल संपत्ति है ना, खास करके चल संपत्ति के बारे में, अगर कोई आदमी डायरेक्टली आपसे अचल संपत्ति घर पे लेने आता है, ही कांट गो डायरेक्टली, उसे पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और तब लोकल पुलिस के साथ हो जाके उसको सीज कर सकता है। गाड़ी की बात कर रहा हूँ और भी कोई बात कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये दिस अमाउंट्स टू थेफ्ट, और हम पुलिस जो है चोरी का केस दर्ज करती है उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो बिना पुलिस को, लोकल पुलिस को बताए हुए समय की कमी है, समय की कमी है। AK सिंह जी बहुत शुक्रिया, विष्णु जी बहुत शुक्रिया, विष्णुप्रिया, आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।